दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम मनीष है। मैं गुड़गांव में रहता हूं और आरसीएम बिजनेस को बहुत दिल से, लगन से और बहुत एंजॉय करते हुए आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ता चला जा रहा हूं और बहुत शानदार टीम के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो टारगेट सेटिंग, गोल सेटिंग के ऊपर ही बात करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा एक बहुत शानदार जो एक टारगेट चल रहा है जिसको बोलते हैं जैसलमेर टारगेट। ये जैसलमेर टारगेट तो ये लगा लीजिए कि लास्ट में एक ऐसा रिवार्ड है जो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, क्योंकि आप हरिद्वार चले जाएंगे, आप मसूरी चले जाएंगे, आप शिमला चले जाएंगे, आप पूरे देश में अलग अलग जगह चले जाएंगे, लेकिन जैसलमेर हर कोई सोचता नहीं है। मैंने देखा है जैसलमेर हर कोई सोचता ही नहीं है। आप जब भी आपके फैमिली में प्रोग्राम बनेगा या कहीं पर भी प्रोग्राम बनेगा, चलो गोवा चलते हैं, तो ये बोलेगा चलो गोवा चलते हैं, कोई बोलेगा चलो हरिद्वार चलते हैं, कोई बोलेगा चलो शिमला चलते हैं, लेकिन जैसलमेर की ज्यादा बात नहीं होती। एक्चुअली जैसलमेर की ज्यादा बात इसलिए भी नहीं होती क्योंकि रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में, धूल में, मिट्टी में कौन जाना चाहता है। तो बॉर्डर फिल्म की मुझे बात याद आ रही है। वो सुनील शेट्टी जी बोलते हैं ना कि ये, वो बोलते हैं कि ये तो धरती ये क्या पैदा करती है, ये तो वो पैदा करती है, झाड़ियां पैदा करती है या कीड़े पैदा करती है, या फिर कॉकरोच, वो क्या बोलते हैं उसको, वो पैदा करती है। तो वो बोलता है कि ये मेरी माँ है। तो वहां पर जाकर के आपको फील आएगा अपने देश का कि आपके देश में और हमारे देश में इतनी सुंदर जगह भी है जिसको ज्यादा लोग जाते नहीं है वहां पे। लेकिन आजकल का जो टाइम है, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का जो टाइम है, जैसलमेर का एक बहुत शानदार टूरिस्ट का टाइम होता है, क्योंकि अभी ना अक्टूबर के बाद ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। अब अगर अक्टूबर से पहले आप जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा गर्मी मिलेगी, लेकिन आजकल अब अक्टूबर से थोड़ा सा मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है। और वहां की हमने 3-4 बार में प्रोग्राम कर चुका हूँ और प्रोग्राम बहुत शानदार होता है, क्योंकि एक अलग डिफरेंट एक वहां पर प्रोग्राम पूरा आइटनरी तैयार होती है, क्योंकि हम लोग वहां पर होटल में नहीं ठहरते, हम लोग वहाँ कैंपिंग करते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे फोक डांसेस होते हैं, जीप सफारी होती है, मतलब ऊंचे ऊंचे टीलों पे आप देखेंगे, ऊंचे ऊंचे टीलों पे काफी जो है वो वहाँ पे जो ओपन जीप होती है उसको लेकर के जाते हैं। वो वहां पर जब वो जीप रोड पे चलती है तो उनकी टायर में हवा फुल होती है, लेकिन जब वो रेत में लेकर के आते हैं, वो रेत में चलती है, 4x4 जीप होती है, उनकी हवा को वो बिल्कुल निकाल के बहुत कम कर देते हैं। और जब भी वो उस रेत पे वो जीप दौड़ती है, उड़ती है एक तरीके से। तो एक फुल पैक प्रोग्राम ये रहेगा, ये एक अलग चीज है। लेकिन इसके पीछे जो मोटिव है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं जो टारगेट सेटिंग की बात करना चाहता हूँ, आरसीएम में आगे कामयाबी की बात करना चाहता हूँ, या मुझे आरसीएम में कैसे कामयाबी मिल पा रही है। और मजे की बात यह है कि मैं अपने बिजनेस को बिना छोड़े, अपनी फैमिली को बिना छोड़े, हर चीजों को साथ में लेकर के, मेरे 3-4 प्रोजेक्ट इधर उधर भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कुछ ना बहुत सारे काम चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आरसीएम को लगातार कर पा रहा हूँ। और बिजनेस वॉल्यूम की बात करूं तो 20,000 से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम मेरा होता है। ज्वाइनिंग की बात करूं तो 1, 2, 3, 4 ज्वाइनिंग मेरी भी हर महीने कहीं ना कहीं से निकल ही आती हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी बात शेयर करना चाहूंगा। मैं जिक्र करना चाहूंगा हमारे देश के एक महान संत हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनके बारे में। एक बार क्या हुआ कि वो जो है एक बार एक नदी के किनारे बैठे हुए थे और उनको कोई नाव की इंतजार कर रहे थे, उनको नदी पार करनी थी, दूसरी तरफ कहीं जाना था उन्हें। तो वो बैठे हुए इंतजार कर रहे थे, तो एक वहां पर एक साधु आए, कोई महात्मा आए, और उन्होंने बोला कि आप स्वामी विवेकानंद जी हैं, मैं शायद आपको पहचान रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी, मैं बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी हूँ। तो उन्होंने बोला कि बताइए आप यहाँ पर कैसे बैठे हैं, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप किसकी इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी नाव की इंतजार कर रहा हूँ, कोई नाव वाले भैया आ जाए तो मुझे वो ये नदी पार करा दें। तो उन्होंने बोला अरे इतना सा छोटा सा काम के लिए आप इंतजार कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, वो महात्मा के पास में कोई ऐसी विद्या थी, उसने कोई मंत्र वंत्र पढ़ा, पता नहीं क्या पढ़ा, उसने वो नदी पैदल पार करके दिखा दी। अब जो वो नदी पैदल पार करके उसने दिखा दी और फिर वो वापस भी आ गया और उनको बोला कि स्वामी विवेकानंद जी देखिए, मैंने तो ये विद्या ऐसी सीखी है कि जो है मैं पैदल 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 ये नदी पार कर लेता हूँ। और एक इसमें बस एक अच्छी बात ये नहीं है कि मैं तो ऐसी विद्या जानता हूँ कि पानी पे चल लेता हूँ, फिर भी मुझे लोग नहीं जानते, और आप को लोग जानते हैं। आप ऐसा क्या करते हो कि लोग आपको जानते हैं?
तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दिए। महात्मा से उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने सोचा होगा शायद कोई समय आने पे मैं जवाब दूंगा। तो इतनी देर में कोई नाव वाले भैया आ गए, तो नाव वाले से उन्होंने बात की, भाई ऐसे ऐसे हमें नाव पार करनी है। तो उन्होंने बोला कि मेरी फीस जो है वो 50 पैसा है, 50 पैसा है, अगर आप मुझे पे करने के लिए तैयार है तो मैं आपको नदी पार करा दूंगा। तो उन्होंने उनको 1 रुपए दिए और बोला कि हम दोनों को आप नाव से अब नदी पार करा दो। तो वो जो साधु आए थे वो भी और अपने स्वामी जी भी नदी नाव में बैठे और वो नदी पार करके चले गए। और जब 1 रुपए उन्हें उन नाव वाले को उन्होंने दे दिया और उन नाव जाने लगे, तो उन्होंने बोला कि मेरी बात का जवाब तो दे के जाओ आप। तो उन्होंने बोला कि आपकी बात का जवाब तो शायद आपको मिल ही गया होगा कि ये विद्या सीखने में आपने कितना साल लगाए। उन्होंने बोला ये विद्या सीखने में मैंने 15 साल लगाए। उन्होंने बोला जो काम 1 रुपए में हो सकता था उसके लिए 15 साल लगाने की जरूरत क्या थी, इसलिए लोग तुम्हें नहीं जानते। और शायद मैं 1 रुपए दे करके एक काम आराम से कर सकता हूँ, शायद इसलिए मुझे लोग जानते हैं। तो जिस काम को करने में, छोटे छोटे काम करने में हमें कामयाबी मिल सकती है, तो हम फिर बड़े बड़े काम करने की जरूरत क्या पड़ी है हमें। तो यहाँ से हमें एक सीख मिलती है कि आरसीएम बिजनेस में भी बहुत बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बात कर बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे काम हमारे छूट जाते हैं। हम बात करते हैं, बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं कि शेड्यूल बनाओ, प्लानिंग करो, ये करो, वो करो। करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, कुछ भी चीज गलत नहीं है, लेकिन जब छोटे छोटे काम करने से सफलता मिल सकती है तो बड़े काम बाद में कर लेना। तो एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि महान काम करने से बड़ी सफलता पता नहीं मिले ना मिले, लेकिन छोटे छोटे काम करने से आपको आप महान बन सकते हैं, जैसे कि स्टोरी से हमने सीखा। तो मैंने क्या देखा अपने इतने पिछले 5-6 सालों में, मैंने देखा कि आरसीएम को आसानी से कैसे किया जाए। लोग बोलते हैं कि सर आप आएंगे तब मैं प्लान दिखाऊंगा, आप आएंगे तब मैं काम करूंगा, आप आ जाओ, मुझे डेट दे दो, मेरे साथ फील्ड वर्क करो। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने ये देखा हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद से प्लान दिखाना सीख लिया और एक निर्णय ले लिया, एक संकल्प ले लिया। जब मैंने भी आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया, मैं भी अपने काम में व्यस्त था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपनी अपलाइन को बार बार बुलाऊं और उनको बोलूं कि सर मैं पूरा दिन आपके साथ लगाना चाहता हूं, आप चलो, मैं अपने लोगों से मिलवाना चाहता हूं। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। तो मैं सोचता था कि मैं कैसे करूंगा, मेरी अपलाइन को टाइम, अब मेरी अपलाइन तो मुझे टाइम देने के लिए तैयार है, पर मेरे पास टाइम ही नहीं है टाइम लेने का। तब मुझे गुरुदेव रामकिशन जी ने एक फॉर्मूला दिया कि जी आप कोरा कागज अपनी जेब में डालो और एक प्लान रोज दिखाना शुरू कर दो आप। और मुझे एक बुक से एक फॉर्मूला मिला कि आपको आरसीएम बिजनेस का, क्योंकि मुझे नया नया था, आरसीएम का प्लान दिखाना नहीं आता था, ऐसे ही टूटा फूटा जैसा भी आता था। तो एक बुक से एक फॉर्मूला मिला कि अच्छा प्लान दिखाना नहीं है, ज्यादा प्लान दिखाना है। तो वहां से एक बात समझ में आई कि जैसा आएगा वैसा दिखाऊंगा, और कोरा कागज जेब में रोज डाल के चलने लगा और एक प्लान दिखाने लगा। जो मिला उसको प्लान दिखाता चला गया। जब जो मिला उसको प्लान दिखाता चला गया तो क्या हुआ, किसी ने हाँ किया, किसी ने मना किया, जिसने मना किया उसको नमस्ते किया, जिसने हाँ किया आओ मिलके काम करते हैं हम लोग। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग मिलते चले गए और लगातार प्लान दिखाने की वजह से इतनी बड़ी टीम भी बनती चली जा रही है। और आज भी मेरी आदत आज भी है कि मैं अपने बैग में आज भी कोरे कागज रखता हूँ, मेरी गाड़ी में आज भी कोरे कागजों का पूरा एक बंडल रहता है। मैं जहां जाता हूँ जो मिलता है उसको प्लान दिखाता हूँ। तो पहला काम जो मैं अधिकतर मैंने देखा कि जो लोग आरसीएम बिजनेस में कामयाब होते चले जा रहे हैं वो एक प्लान रोज दिखाते हैं। और जब आप एक प्लान रोज दिखाओगे तो महीने में 30 लोगों को आप आरसीएम का प्लान दिखाओगे। और जब 30 लोगों को आप आरसीएम का प्लान दिखाओगे, मैं मान ही नहीं सकता कि आपको 3-4 लोग ज्वाइन ना कर लें, लेकिन संकल्प लेना पड़ता है कि भाई मैं एक प्लान रोज दिखाऊंगा। अब जो आपको आरसीएम का प्लान आप दिखा रहे हैं, वो अगर आपके पास में आरसीएम के प्रोडक्ट भी आपके साथ हैं, और जब आप उन्हें आरसीएम के प्रोडक्ट दिखाएंगे, अभी जुगनू बहन जी बोल रही थी कि 10 रुपए वाले प्रोडक्ट, 10 रुपए वाले प्रोडक्ट तो कोई भी खरीद लेता है। जब आप अपने पास में 500-1000 रुपए का प्रोडक्ट अपने पास रखेंगे, या फिर इस तरीके की जैसे हम बात करते हैं बार बार, जैसे हम बात करते हैं बार बार डिस्प्ले वॉल की बात करते हैं कि जैसे हमारे घर में आरसीएम की डिस्प्ले वॉल होगी, अपनी दुकान होगी, तो फिर भी हम लोग जो है अपनी दुकान होगी तब भी हम अपने घर में प्रोडक्ट सजा करके रखेंगे, तो भी आराम से हम लोग काम कर सकते हैं इसमें। तो हमारे घर में हमारे पीछे से भी प्रोडक्ट सेल होता रहेगा, अगर प्रोडक्ट सजा करके रखा होगा हमने, साथ में गुल्लक रखी होगी, तो हमारे घर से भी प्रोडक्ट सेल हो रहा होगा। उसके साथ साथ हमारे साथ में भी आरसीएम के प्रोडक्ट 700-800 रुपए के रहेंगे, 1000-2000 के रहेंगे, जितनी आपकी कैपेसिटी है। अपनी बाइक, अगर आप कार में है तो आप, मेरी कार में तो हमेशा 5000 से 10,000 के बीच का सामान रहता है।
अगर आप बाइक पे हैं तो अपने बैग में आप रख सकते हैं 1000-2000 का सामान। तो पैदल भी है तब भी 700-800 का सामान रख सकते हैं। अगर आप बस से कहीं जाते हैं, ऑटो से कहीं जाते हैं, तब भी 500-700-800 का सामान अपने बैग में डाल सकते हैं। तो जब आपके पास आरसीएम का प्रोडक्ट रहेगा तो क्या ऐसा नहीं है क्या, अगर हम ठान ले कि हम शाम तक घर में नहीं घुसेंगे जब तक हम 100-200-300 रुपए का सामान सेल नहीं कर देंगे, तो 100-200-300 रुपए का सामान भी अगर आप सेल कर दो और आपकी फैमिली सब मिलकर भी सेल कर दें, और 2-3 रुपए का सामान तो आपके घर में भी पूरा रोज लग ही जाता होगा, तो अगर 10-12 हजार का सामान आपके कंज्यूम हो जाए तो 5000 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट हो जाता है। तो ये देखा मैंने कि हम लगातार जब हम आरसीएम का प्लान दिखा रहे हैं, जो ज्वाइन कर रहा है उन्हें ज्वाइन करा के उनके नंबर पे बिल कटवा रहे हैं, जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें हम सामान दे के प्रोडक्ट यूजर बना रहे हैं। तो इससे क्या है, हमारी ज्वाइनिंग भी निकलती है और हमारा डायमंड क्लब भी होता है। फिर हमने क्या किया, फिर अब डिस्प्ले वॉल की बात आ गई। अब डिस्प्ले वॉल आ गई तो फिर हमारी टीम के लोगों को भी सामान हमने देना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने डिस्प्ले वॉल नहीं खोली, जो लोग डिस्प्ले वॉल, जिन लोगों ने डिस्प्ले वॉल नहीं खोली है, वो डिस्प्ले वॉल लेकर के अपने लोगों को सामान देना शुरू कर दें। तो उससे क्या होगा, जब वो सामान देना शुरू करेंगे तो फिर उनके नंबर पे बिल कटेगा। अगर वो बिल अगर आपने सामान दिया अपने ऐसे लोगों को जो ज्वाइन नहीं है, तब आपने जो है अपने नंबर पे बिल काटा, और अगर कोई ज्वाइन है आपकी टीम में तो आपने उनके नंबर पे बिल काटा, तो आपकी डिस्प्ले वॉल पे सेल बढ़नी शुरू हुई। तो फिर एक छोटा सा लक्ष्य लेकर काम करना शुरू किया कि भाई कम से कम 20,000 का सामान तो हम अपनी डिस्प्ले वॉल पे काटेंगे ही काटेंगे। तो पहला लक्ष्य क्या लिया हमने, रोज प्लान दिखाना शुरू किया। अपने खुद के बोर्ड घर में रख लिए, कोरे कागज अपने साथ रख लिए, जो मिला उसको प्लान दिखाया। वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा वो उसकी टेंशन है, मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मुझे आरसीएम का प्लान दिखाना है। ज्वाइनिंग आनी शुरू हो गई। फिर जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उन्हें सामान देना शुरू किया। फिर डिस्प्ले वॉल पे भी सेल बढ़नी शुरू हो गई। फिर चैट विद सुरेंद्र वत्स आ गया, और जब चैट विद सुरेंद्र वत्स आया तब ये लगा कि क्योंकि जिन लोगों ने भी चैट विद सुरेंद्र वत्स के एपिसोड देखने शुरू किए, जिन लोगों ने भी चैट विद सुरेंद्र वत्स के एपिसोड देखने शुरू किए, उन लोगों को भी कामयाबी मिलनी शुरू हो गई। तो अब क्या हुआ कि वहां से हमें रोज लर्निंग मिल रही है, वहां से रोज हमें एजुकेशन मिल रही है, वहां से रोज हमें मोटिवेशन मिल रही है। और जब हम चैट विद सुरेंद्र वत्स के एक एपिसोड देखते हैं तो क्या होता है, उससे क्या होता है कि हम एपिसोड देख तो लेते हैं लेकिन उसमें से बहुत सारी बातें हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन हमने फिर एक फॉर्मूला चालू किया कि हम लोग अपनी एक नोटबुक बनाएंगे, और नोटबुक बना करके हम नोट्स बनाना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। और जब हमने लिखना शुरू किया तो इसके रिजल्ट इतने अच्छे मिले कि वो नोट्स बनने लगे। बाद में जब फुर्सत मिली तो वो नोट हम पढ़ने लगे, वहां से आइडियाज मिलने लगे। फिर अलग अलग मीटिंगों में गए, वहां से पॉइंट्स मिलने लगे, टॉपिक्स मिलने लगे। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा अच्छा काम है। फिर मैं लगातार जो है वो चैट विद सुरेंद्र वत्स का एक एपिसोड रोज देखता चला गया और उस पर काम करता चला गया। तो ये छोटे छोटे काम करने शुरू किए तो क्या हुआ, फिर मुझे ग्रोथ मिलनी शुरू हुई। और फिर ये चीज डुप्लीकेट करनी शुरू की। तो जिन लोगों ने भी चैट विद सुरेंद्र वत्स के एपिसोड बनाने शुरू किए, उनको फिर वो टिकते चले गए, वो मोटिवेट होते चले गए। फिर जिन लोगों ने लगातार प्लान दिखाने शुरू किए, उनको ज्वाइनिंग मिलनी शुरू हो गई। जिन लोगों ने लगातार प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए, थोड़े थोड़े सेल करने शुरू किए, उन्हें जो है उन्हें वो मिल गया, अपना क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग मिलनी शुरू हो गई। जिन लोगों ने डिस्प्ले वॉल खोली फिर उन्हें उनकी रिटेलिंग होनी शुरू हो गई। तो ऐसे करके जब हमने लगातार काम करना शुरू किया तो उससे क्या हुआ, फिर दिमाग में एक आइडिया आया। दिमाग में आइडिया ये आया कि मुझे मेरा एक मन रहता है साल में एक बार तो मैं जैसलमेर घूम के आऊं। ये मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है कि सर्दियों के दिनों में जनवरी फरवरी में 3-4 साल हो गए, मैं हर साल जनवरी फरवरी के महीने में मेरा जैसलमेर का एक ट्रिप रहता है। तो मैंने एक प्लानिंग की कि मुझे फरवरी महीने में जैसलमेर जाना है। और तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला जा रहा हूँ, क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि मेरी टीम के लोगों को साथ लेके जाऊं। अब मुझे लगा कि मैं यार अपनी टीम के लोगों को ये बोलूंगा, भाई मेरा इतना खर्चा लगता है, तुम भी बराबर का खर्चा दो और चलो। उससे अच्छा तो यह है कि मैं कोई ना कोई टारगेट दे दूं। और टारगेट की सोचते सोचते क्या टारगेट दे दूं ये दिमाग में आया। और टारगेट दिमाग में एक ही बात आई कि जो मैं करता हूँ, जो मेरी टीम का वो साथी वो काम करेगा, वो मेरे साथ चल पड़ेगा, मेरे जैसा जो होगा। तो मैंने देखा कि यार वो जो 15 ज्वाइनिंग निकाल ले इन 4 महीने में, 4 महीने बचे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, जो रोज प्लान दिखाना शुरू कर दे तो 15 ज्वाइनिंग निकाल ही लेगा। जो अपना डिस्प्ले वॉल जो अपने डिस्प्ले वॉल खोल ले
डिस्प्ले वॉल खोलें, लगातार वो करना शुरू कर दें। उसके बाद फिर लगातार वो अपना प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दें, लगातार वो सेल करना शुरू कर दें, लगातार वो अपना सेल्फ आईडी पे अपना डायमंड क्लब करना शुरू कर दे, अपना खुद का व्हाइट बोर्ड खरीद ले, 15 ज्वाइनिंग निकाल लें, चैट विद सुरेंद्र वत्स के 100 एपिसोड कर लें। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा उनके बिजनेस में ग्रोथ आएगी, और उनके बिजनेस में ग्रोथ आएगी तो मेरी बिजनेस में भी ग्रोथ आएगी, तो मुझे उनसे पैसे मांगने ही नहीं पड़ेंगे। जब वो उनका बिजनेस बढ़ेगा तो मेरा भी तो बढ़ेगा। मान लो अगर मेरा 60,000 का चेक है तो उनका बिजनेस बढ़ेगा तो मेरा 80,000 का चेक हो जाएगा। तो मैं जो पैसे एक्स्ट्रा आएंगे वो पैसे मैं अपनी टीम के ऊपर ही खर्च कर दूंगा। तो ऐसे करके ये आइडिया दिमाग में आया, हेमंत सर से मैंने बात की और बात करके और हमने इस टारगेट को लॉन्च कर दिया। तो अब प्लान ये है कि जी अक्टूबर शुरू हो चुका है, मैं तो तैयार बैठा हूं बिल्कुल के 100 आदमी चलें, लेकिन मुझे पता है जहां पर कामयाबी होती है, जो कामयाबी होती है वहां पर जो है वहां पर थोड़े लोग पहुंचते हैं। क्लास में फर्स्ट सारे नहीं आते, 1-2 ही आते हैं। बहुत सारे लोग टारगेट लेंगे, बहुत सारे लोग टारगेट लेंगे, अंदर ही अंदर मन में सोच रहे होंगे मैं तो जैसलमेर जाके रहूंगा, बहुत सारी प्लानिंग करेंगे, लेकिन सारे लोग नहीं जाएंगे। ये मुझे पता है, मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने देखा है कि जिन लोगों के टारगेट पूरे नहीं होते उसमें मैंने यहाँ पर एक कुछ अपने अनुभव के आधार पे मैंने चेक किया कि कुछ लोगों के क्यों टारगेट लोगों के पूरे नहीं होते, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी सोच तो ये है, मेरा मानना तो ये है कि सभी लोग जाएं। मैं तो चाहता हूं कि सभी लोग जाएं, लेकिन सब लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जब दौड़ लगनी शुरू होती है ना, तो फिर धीरे धीरे कुछ लोगों की सांस फूल जाती है और कुछ लोग चलते भी रहते हैं। तो चलते रहते हैं वो लोग पहुंच भी जाते हैं, जिन लोगों की सांस फूल जाती है वो छूट भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि सारे जाएंगे, पर मैं फिर भी चाहता हूं कि किसी का भी सांस ना फूले। तो मैं कुछ ऐसे टारगेट्स, कुछ ऐसे टिप्स आपको देना चाहता हूं कि जिन टिप्स पर काम करके आप इस टारगेट को पूरा कर लेंगे। तो अगर आप कहें तो मैं बताता हूं आपको। तो मैंने जो मेन पॉइंट नोट किए कि एक तो जो लोग टारगेट ले तो लेते हैं लेकिन उनके टारगेट पूरे नहीं हो पाते, उसके कारण क्या रहते हैं। ऐसे 7-8 कारण मैंने कुछ ट्रेनिंगों से सीखा, कुछ मैंने उसको अप्लाई किया। और ये मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा, मेरे साथ भी एक बार नहीं 50 बार हुआ, अब भी हो जाता है। तो मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम भी इस काम को कर रहे हैं, लेकिन ये है कि लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि भाई ये दिक्कत है, तो हम फिर सुधार भी उसी के ऊपर कर सकते हैं ना, जो हमें पता चल जाए। जब हमें बीमारी ही नहीं पता चलेगी तो हम इलाज किस चीज का करेंगे। तो मैं बीमारी बता दूंगा आपको कि ये मेरा अनुभव कह रहा है कि लोगों के टारगेट क्यों पूरे नहीं होते। पहली बात तो जो मुझे लगता है कि टारगेट नहीं पूरे होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि टारगेट गलत ले लेते हैं लोग। जैसे मान लो एक सिंपल सी कैलकुलेशन लेता हूं। मैं महीने का 20,000 रुपये कमाता हूँ, सिंपल एक एवरेज बात करता हूँ कि मैं महीने का 20,000 रुपये कमाता हूँ, और मैंने एक सपना देखा कि मुझे गोवा ट्रिप पे जाना है, और 6 महीने बाद मैंने गोवा ट्रिप पे जाना है। अब 20,000 रुपये मैं कमाता हूँ, मेरा घर भी है, मेरी फैमिली भी है, मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भी है, और भी कई खर्चे हैं, बिजली का बिल भी है, बहुत सारे खर्चे हैं। और मैंने लक्ष्य क्या ले लिया, मुझे गोवा जाना है फ्लाइट से। क्या मैंने लक्ष्य ठीक ले लिया? सपना तो मैंने देख लिया, लेकिन लक्ष्य गलत ले लिया मैंने। अगर मैं सोचता कि मैं ट्रेन से जाऊंगा गोवा, तो शायद मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता। या फिर आरसीएम की भाषा में बात करें, एक व्यक्ति है, उसका बिजनेस चल रहा है, एवरेज उसका बिजनेस चलता है 40-50 हजार, बीवी उसका, भाई का जो भी है, भाई है बहन है जो भी है, उनका 40-50 हजार का बिजनेस वॉल्यूम उनका हर महीने उनका और उनकी टीम का मिला के होता है। और जैसे ही सितंबर महीना आ गया, उन्होंने टारगेट ले लिया मैं तो रॉयल्टी पे जाऊंगा। क्या उन्होंने टारगेट ठीक ले लिया? अब टारगेट तो ले लिया जोश जोश में दूसरों को देख करके, लेकिन जब वो टारगेट पूरा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, यार हमारा तो टारगेट ही चूक गया, सर आपने टारगेट लिया ही गलत था। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको टारगेट लेते टाइम ध्यान रखना है। एक एग्जांपल में अधिकतर मैंने एक जगह से एक लीडर के मुख से सुना था, वो एग्जांपल मैं अधिकतर दिया करता हूँ। वो एग्जांपल क्या है कि आप देखो गांव में एक लेडीज है, वो अपने हाथ में एक ना जैसे तसला बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कोई परात भी बोल सकते हो आप, या फिर जैसे कुछ भी बोल सकते हो, वो जिसमें वो गोबर वोबर लेकर के आते हैं। तो वो जब अपने घर से निकलती है, जहां पर वो गोबर होता है, जहाँ भैंस होती है, वो सब वहां जाती है, तो वो परात को बड़े धीरे धीरे मजे से लेकर के आराम आराम से ठुमक ठुमक के जा रही होती है।
लेकिन होता क्या है कि जब वो वहां से वो परात को उठा लेती है, उसमें गोबर भर लेती है और अपने सिर पे रख लेती है, तब क्या वो ठुमक ठुमक के आराम से जा रही होती है? नहीं, तब वो वापस आती है ना, तो जल्दी 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 स्पीड बढ़ जाती है उसकी। क्यों? क्योंकि उसके सिर पे वजन आ गया, अब वो आराम आराम से नहीं जाएगी, अब वो स्पीड से आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इतना वजन तो हमारे सिर पे होना चाहिए कि हमारे ऊपर हमारी स्पीड बढ़ जाए, लेकिन इतना वजन भी नहीं होना चाहिए कि हम दब के ही मर जाए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि 50-60 हजार बेचारे का बिजनेस है, उसका अगर आप 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट सेट करा दोगे तो कहां से टारगेट पूरा होगा? तो टारगेट गलत ले लेना ही सबसे बड़ी मुसीबत है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि टारगेट पूरा नहीं हो पाता। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, हमें अपने अनुभवी जो भी अपलाइन है उनके साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि सर मैं राइट टारगेट क्या लूं। तो आप अक्टूबर महीने में स्टार्ट कर रहे हैं, अगर जब आप मेरे से पूछेंगे, अलग अलग सब पूछेंगे, आप मुझसे पूछें, आपके अपलाइन अपने कोच से पूछेंगे आप, तो हर व्यक्ति आपको यही बोलेगा और मैं भी आपको यही बोलूंगा कि भाई पिछले महीने आपका कितना बिजनेस हुआ था, उससे 10% 20% की ग्रोथ का टारगेट ले लो। अब इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मान लो आपका 70,000 का स्लैब लगा है, पिछले महीने 70,000 का स्लैब लगा है, तो आपको एक 15 का टारगेट पे काम कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब 70,000 का आपका स्लैब लगा है, तो आपके नीचे कुछ लोग हैं, अब नीचे कुछ लोग हैं जो 40 वाले भी हैं, 20 वाले भी हैं। बस 20 वाले को बोलो कि तुम 40 का टारगेट ले लो, 70 वालों को बोलो तुम, तो अपने आप ही फिर 1.15 अपने आप ही हो जाएगा। अगर आपका बिगनर हुआ है पिछले महीने तो आपको 40 का टारगेट लेना चाहिए, लेकिन अगर आपका 1.70 हुआ है तो आपको 3.5 का टारगेट नहीं लेना, आपको 2.60 का भी टारगेट नहीं लेना, आपको तो 1.70 में 20% की ग्रोथ लेनी है, यानी 30-40 हजार का बिजनेस बढ़ जाए आपको 1.70 से। क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है वैसे वैसे हमारे स्लैब में डिफरेंस बढ़ता चला जाता है। तो जो अगर 1.70 का हुआ है तो आपको 2.60 का भी नहीं लेना, आपको 2,10,000 2,20,000 का टारगेट लेना है और उसके लिए फाइट करनी है। और इतना वजन तो रख ही लो सिर पे कि आपकी स्पीड बढ़ जाए, और अगर इतना भी वजन डाल दिया सिर पे ऊपर के वो दबके ही बिल्कुल हो जाए काम, तो वो भी गलत है। तो मेरे कहने का मतलब है कि टारगेट सेटिंग अगर हमारी सही नहीं हुई तब वो टारगेट पूरा नहीं होगा। और जो दूसरा कारण है वो है कि एक तो होता है एक्शन और एक होता है प्लानिंग। बहुत सारे लोग प्लानिंग करेंगे, मेरे पास ये प्लान है, मेरे पास वो प्लान है, ये आइडिया देखो जी, ये आइडिया वो देखो जी। सर सिर्फ प्लानिंग से बात नहीं बनेगी, एक्शन करेंगे तभी वो प्लानिंग कामयाब है। अच्छा, बहुत लोग ऐसा करेंगे, एक्शन बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन प्लान ही नहीं बनाएंगे। अरे मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन किस दिशा में कर रहे हो, आपको जाना कहाँ है, इस महीने आपका टारगेट क्या है, आपको किसको बिगनर पिन पे बनाना है, इस महीने आपका कितना टारगेट है, इस महीने कितने नए लोगों को आप ज्वाइन करा रहे हो। तो प्लानिंग पहले बनानी जरूरी है, लेकिन सिर्फ एक्शन किया तब भी नहीं चलेगा, टारगेट नहीं होगा। और अगर सिर्फ प्लानिंग की तब भी नहीं होगा, लेकिन अगर प्लानिंग और एक्शन दोनों को मिलाकर के जब आप लगातार प्रयास करते हो तो आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, एक्शन करना पड़ेगा, और सिर्फ एक्शन से काम नहीं करने चलेगा, प्लानिंग बनानी पड़ेगी। यानी प्लानिंग और एक्शन दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो अगर आइडियाज की बात है तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप YouTube में लिख दो पैसा कमाने के 1,000 आइडियाज, आपको बहुत मिल जाएंगे 1,000 आइडिया देने वाले। लेकिन उस आइडिया को जब तक आप एक्शन में नहीं लेकर के आओगे तब तक वो आइडिया किसी काम का नहीं है। मैंने एक जगह एक बुक में पढ़ा था कि एक व्यक्ति ने पूछा कि सबसे अमीर जगह कौन सी है, सबसे अमीर जगह कौन सी है? तो उस व्यक्ति ने बोला कि सबसे अमीर जगह है ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड समझते हैं आप? ग्रेवयार्ड को हिंदी में बोलते हैं कब्रगाह, जहां पर लोगों को दफनाया जाता है, जलाया जाता है। तो बोला कि सबसे अमीर जगह कैसी है? वो बोला कि सबसे अमीर जगह ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों ऐसे लोग दबे हुए हैं जिनके पास बहुत भयंकर आइडियाज थे, लेकिन बस वो काम में ले ही नहीं पाए, बेचारे बचे ही नहीं, इस दुनिया में रहे ही नहीं, इसलिए वो आइडियाज रह ही गए। तो सब आइडियाज तो बहुत है, लेकिन आइडिया पर एक्शन करेंगे तभी तो वो आइडिया काम का है। नहीं तो मैं भी दे देता हूँ 200-300 आइडिया तो आपको पैसा कमाने के, लेकिन काम करोगे भैया तभी होगा। सिर्फ प्लान बनाते रहोगे तब भी बात नहीं बनेगी, या सिर्फ एक्शन करते रहोगे तब भी बात नहीं बनेगी। तो प्लानिंग और एक्शन को लेकर के चलना पड़ेगा। और तीसरा जो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से टारगेट पूरे नहीं होते, आपने प्लान बना लिया, आपने एक्शन भी करना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आई, 4 लोगों ने बोल दिया अरे तू भी फंस गया आरसीएम में, हमारी कमिटमेंट फेल हो जाती है।
हमें लगने लगता है कि यार लग रहा है मैं ही फंसी गया मैं, तो फिर हम घबरा ही जाते हैं, फिर हिम्मत ही हार जाते हैं हम। तो कमिटमेंट जो है ना वो एक बहुत बड़ी चीज है। और जब भी कोई नया काम हम करने जाएंगे, आप करने जाएंगे, तो शुरू में जग हसाई होगी ही होगी, शुरू में नकारात्मकता मिलेगी ही मिलेगी, शुरू में विरोध होगा ही होगा। कंप्यूटर आया उसका भी विरोध हुआ, आज उसके बिना काम नहीं चलता। मोबाइल आया उसका भी विरोध हुआ, उसके बिना काम नहीं चलता। गैस सिलेंडर आया वो उसके बिना भी काम नहीं चलता। बिजली आई उसका भी विरोध हुआ, उसके बिना भी काम नहीं चलता। आप कोई भी ऐसा महान आविष्कार देख लो जो आया हो और आते ही उसको स्वीकार कर लिया गया हो, सालों लग गए। रेल में भी बताते हैं, हम तो पैदा ही नहीं हुए थे, बहुत साल पहले की बात है, बस हो सकता है हमारे पिताजी भी शायद पैदा नहीं हुए थे उस टाइम की बात है। कहते थे कि जब रेल आई थी तो बकरियों को बिठा बिठा के लोगों को दिखाया था, देखो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको जो है आपको जो है वो विरोध होगा ही होगा, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, हमें कमिटमेंट को मजबूत रखना है। अगर मुझे भी आज से 5 साल 6 साल पहले आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाने के बाद मैं लोगों की मजाक सुन के, मेरे परिवार वालों ने मजाक उड़ाया, मेरे रिश्तेदारों ने तो ओहो मैं क्या बताऊं आपको कितना मजाक उड़ाया, मैं आपको बताऊंगा कभी हंसोगे आप कैसे कैसे मजाक उड़ाते थे मेरे। लेकिन वो कमिटमेंट ऐसी दिमाग में फितूर सवार हो गया था कि टीम तो बनानी है, अब तो करके दिखाना है। तो बस वो करके दिखाना था, कमिटमेंट मजबूत थी तो शायद आज यहाँ तक पहुंच गए, नहीं तो हम भी अभी तक खाना बना रहे होते। अभी क्या टाइम हुआ है, 10 बज गए शायद, हाँ 9:45 बज रहे हैं ना। इस टाइम पे अभी लड़के सप्लाई करके वापस आ रहे होते और मैं पूरा ऐसे कॉपी में लिख रहा होता पूरा हिसाब किताब के, किसके कितने पेमेंट आई है, किसके कितने पेमेंट आई है, आज क्या कल क्या बनना है, कल का मेन्यू तैयार करो, सुबह की लिस्ट बनाओ, सुबह सब्जी कितनी लानी है, आलू कितना आएगा, 2 बोरे आलू, 4 बोले प्याज, टमाटर कितना आएगा, क्या सब्जी बननी है। मैं यही हिसाब ही लगा रहा होता इस टाइम 10 बजे बैठ के। तो कमिटमेंट जो है ना वो बहुत जरूरी है, और कमिटमेंट के सामने तो फिर सब कुछ पीछे रह जाता है। तो कमिटमेंट रहेगी तो फिर हो जाएगा। और चौथा जो पॉइंट है वो है कि कमिटमेंट के बाद में हिम्मत हार जाना वो बहुत ठीक नहीं है। किसी भी क्षेत्र में, मैं आरसीएम की बात नहीं कर रहा, किसी भी क्षेत्र में जब हम कमिटमेंट कर लेते हैं तो फिर कमिटमेंट कर ली तो फिर अपनी भी नहीं सुननी, वैसे बोलते हैं ना मिस्टर सलमान खान, कौन सी मूवी में वो डायलॉग दिया होगा उनको किसी ने, तो बोलते हैं कि जब कमिटमेंट कर दी तो फिर किसी की नहीं सुननी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि गिविंग अप जो है ना, गिव अप नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, बस लगातार कमिटमेंट के साथ, एक्शन और प्लानिंग के साथ सही टारगेट बना करके जब हम काम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिल जाता है। फिर 5वां जो मुझे कारण नजर आया, जो लोगों के टारगेट पूरे नहीं हो पाते और 1 तारीख को फिर बोलते हैं कि सर फिर प्लानिंग करते हैं। अरे भैया वही प्लानिंग है, वही 70,000 का स्लैब करना है, या पिछले महीने आपका 3.5 हुआ तो वही 3.5 का करना है, और 40-50 हजार बढ़ा कर लो, सब कुछ वही है। फिर दोबारा प्लानिंग किस लिए? आप अपने आप को चेक करो, दूसरों को चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को चेक करना है। तो आपको 5वां जो कारण है, 5वां जो मेन जो मुझे मुद्दा नजर आता है, जो टारगेट लोग नहीं पूरा कर पाते, वो है कि उसको टॉप प्रायोरिटी नहीं देते। हम आरसीएम से कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन आरसीएम से सोचते हैं कि ये तो मैं ही कर लूं, मेरी टीम ही कर लेगी, मैं भी देख लूंगा, कर लूंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये चेक करने की जरूरत है कि आपको ये चेक करने की जरूरत है कि आप प्रायोरिटी कितनी दे रहे हो आरसीएम को। अगर आप आरसीएम को नंबर 1 पे रखोगे तो आरसीएम भी आपको नंबर 1 पे रखेगा, अगर आप आरसीएम को नंबर 2 पे रखोगे तो आरसीएम भी आपको नंबर 2 पे रखेगा। आपको देखना है आप किस प्रायोरिटी पे दे रहे हो। हम सपना तो देख रहे हैं, अच्छा एक बात और भी है, कई बार वो होता है कि हम इस काम को कर रहे हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहे, लेकिन वो पता है कि यार इससे हमारी ब्रेड बटर चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, हम कई बार उसको भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उतनी प्रायोरिटी आरसीएम को नहीं दे रहे। तो हमें कम से कम, मैं ये कहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि आप अपने मेन काम को छोड़ के आरसीएम करें, लेकिन एटलीस्ट नंबर 2 पे तो आरसीएम को रख सकते हैं। एक संकल्प तो ले सकते हैं कि मैं एक प्लान रोज दिखाऊंगा, मैं कम से कम 100 रुपए का सामान रोज बेचूंगा, मैं महीने में 3-4-5 नए लोगों को आरसीएम में ज्वाइन कराऊंगा। एक संकल्प तो लेना है। मैं चैट विद सुरेंद्र वत्स का एक एपिसोड रोज सुनूंगा ही सुनूंगा। जब हम संकल्प ले लेते हैं ना जी, तो फिर क्या होता है, फिर होता है रिजल्ट, फिर आती है कामयाबी। तो चैट विद सुरेंद्र वत्स का एक एपिसोड रोज जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और छठा जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग वाहे, मजबूत कारण हमारे पास में नहीं होता। जब मजबूत कारण हमारे पास में नहीं रहेगा ना,
तो फिर क्या होगा, फिर हम हिम्मत हार जाएंगे, फिर हम जो है वो हमारे टफ टाइम आएंगे ना, फिर हम अपनी कमिटमेंट को छोड़ देंगे, फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए एक्शन और प्लानिंग के साथ में सही टारगेट लेकर कमिटमेंट को साथ मजबूती से काम करके बिना हिम्मत हारे, जब हम एक स्ट्रॉन्ग वाहे के साथ काम करते हैं। और कई बार पता क्या होता है, मैंने देखा है कि जब छोटा कारण होता है ना हमारा, तभी हम जल्दी हिम्मत हारते हैं। मैं आप लोगों से सबसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपका मन करे तो चैट बॉक्स में आप लिख देना हाँ या ना। आप लोग अपने देश से, हमारे देश से, भारत देश से प्यार करते हैं क्या? अगर आप भारत देश से प्यार करते हैं तो आपको आरसीएम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी और बेरोजगारी। बीमारी तो चलो है ही, मैं उस बात को आगे लेकर बात कर लूंगा, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी, और ये गरीबी और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है कि जो बीच में पैसा जा रहा है और मोटा पैसा जो विज्ञापन में जा रहा है, आरसीएम बिजनेस उसका समाधान है। और आरसीएम, अब देश कहां से बन रहा है ये समझो ना आप बात को, देश कहां से बन रहा है? देश बन रहा है लोगों से। अगर देश का एक एक व्यक्ति अमीर बन जाए तो देश अमीर नहीं बन जाएगा क्या? अब आप कह रहे हो कि आप देश से प्यार करते हो, लेकिन फिर देश के लोगों को अमीर बनाने में फिर आपको फॉर्मूला मिल गया, तो फिर आप उस पर काम क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों को ज्वाइन क्यों नहीं करा रहे? आप लोगों को प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज करा रहे? आप लोगों को ये क्यों नहीं बता रहे कि बिचौलियों का पैसा और विज्ञापन का पैसा जो है वो पैसा अगर हमारे पास वापस आने लग जाए तो ये सारी ताकत, यही तो है हमारा प्लान। देखो बातों बातों में मैंने प्लान ही तो बता दिया, और क्या किया? इसी बात को कोरे कागज पे रोज बताना है, इसी बात को आपको बोर्ड पे रोज बताना है, यही काम तो करना है रोज। और करना क्या है, एक प्लान रोज दिखाते चले जाएंगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि 30 प्लान हो जाएंगे महीने में, और जब 30 प्लान हो जाएंगे तो 2 4 5 10 लोग आपको ज्वाइन भी कर लेंगे। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने में अगर 15 या 15 से ज्यादा ज्वाइनिंग आप डाल देते हैं तो आप जैसलमेर, जो सुनील क्या कहते हैं, क्या नाम था उनका, फिल्मों की बात करने लग जाता ना, भूल जाता हूँ मैं, जो भी था, वो बोलता है कि जो बॉर्डर फिल्म में बोलता है कि ये धरती मेरी माँ है, तो आपको भी वो सीन फिल्माने का, वो सीन एंजॉय करने का मौका मिलेगा। आप भी, हाँ सुनील शेट्टी जी, सॉरी, तो सुनील शेट्टी वाला आपको सीन देख फिल्माने का मौका मिलेगा। आप भी उसी जगह पर जाएंगे जहाँ बॉर्डर फिल्म की शूटिंग हुई थी और जहाँ पर पूरा वो सेटअप लगाया गया था, और मतलब उसका मजा ही अलग है। तो 15 ज्वाइनिंग ही तो करनी है। तो मेरे दिमाग में क्या विचार आया कि हम लोग एक जैसलमेर ऐसा ट्रिप करें और जहाँ पर खूब मस्ती करके आए, हम लोग घूमे फिरे राजस्थानी। अच्छा, आपको वहां पर एक पाकिस्तानी डिश भी है, वो भी खाने को मिलेगी। वो आपको यहाँ पर कभी मेरे घर आएंगे तो मैं आपको बना के खिला सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तानी डिश है वो आपको, वो पाकिस्तानी स्टाइल में। तो आपको वहां पर, क्योंकि जैसलमेर से पाकिस्तान बॉर्डर ज्यादा नहीं, 70-80 किलोमीटर दूर रह जाती है, तो पूरा वहाँ के लोग भी आपको पाकिस्तानी जैसे दिखेंगे। उनके जो वेशभूषा है, जो बात करने का तरीका है, वो पाकिस्तानी स्टाइल ही है बिल्कुल। तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिश है, वो वहीं पर ही मैं उनको खिलाने वाला हूँ। उसका नाम भी बताने वाला नहीं हूँ मैं आपको, लेकिन वो खाओगे ना, बस वो थोड़ा ध्यान से खाना, वो उंगलियां मत खा जाना, वो बड़ा स्वाद बनती है वो चीज। तो वो भी जैसलमेर में मिलती है, हम लोगों ने पिछली बार भी खाई थी। तो जो लोग पिछली बार गए थे तो वो नाम ना बताएं किसी को भी, वो सरप्राइज है, वो वहीं पर ही मिलने वाली है हमें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जाएगा वही जो कमिटेड होगा, जाएगा वही जो प्लानिंग बना करके काम करेगा, जाएगा वही जो जिसके पास मजबूत कारण होगा। और मजबूत कारण, गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी की बात मैं रिपीट कर रहा हूं, आरसीएम का एक ही नारा, आरसीएम का एक ही उद्देश्य है, भारत देश की आर्थिक आजादी। हिंदुस्तान के एक एक आदमी को अमीर बनाना है, और वो अमीर तभी बन सकता है जब जो पैसा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े क्रिकेटरों के पास करोड़ों रुपए जा रहा है, वो करोड़ों में से 2-2, 5-5, 10-10, 15-15 लाख भी अगर हर आदमी की जेब में आ जाए ना, तब भी धीरे धीरे जिसके पास साइकिल है उसके पास बाइक आ जाएगी, जिसके पास बाइक है उसके पास कार आ जाएगी, और जिसके पास कार है उसके पास बड़ी वाली कार आ जाएगी, और जो छोटे घर में रहता है वो बड़े घर में रहने लग जाएगा। तो एक आदमी का घर भरने से अच्छा है सैकड़ों लोगों के घरों में 10-10, 20-20 लाख चला जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं है क्या? तो आरसीएम बिजनेस का एक स्ट्रॉन्ग कारण आपके पास में होना बहुत जरूरी है। और 7वां जो मुझे कारण लगता है जो लोगों का टारगेट पूरा नहीं होता, वो ये कि वो अपने जो उनका जो गोल है, जो उनका टारगेट है,
और उन्हें जो मिलने वाला है उस टारगेट से, जो मिलने वाला है वो उनके दिमाग में विजुअलाइज नहीं करते वो। और गुरुदेव सतीश पंडित जी एक बात बोला करते थे कि जब आप रॉयल्टी अचीवर बन जाओगे, जब आप टेक्निकल अचीवर बन जाओगे, और कैसी आपकी जिंदगी होगी, कैसे घर में आप रहते होंगे, कैसे कार में आप घूमते होंगे, अगर 24 घंटे आप, अभी मैंने जैसे आंख बंद की तो जो मेरा ड्रीम है वो मेरे सामने इस टाइम घूमना शुरू हो गया। आपका ड्रीम भी क्या आपके सामने 24 घंटे घूमता है? अगर 24 घंटे आपका ड्रीम आपके सामने घूमता है, आप कभी भी, आपकी कमिटमेंट फेल नहीं होगी, आप कभी भी बिना प्लानिंग के एक्शन, बिना प्लानिंग के काम नहीं करोगे, बिना एक्शन के प्लानिंग नहीं करोगे, बिना हिम्मत हारे आप लगातार टॉप प्रायोरिटी पे आरसीएम को लेके जब आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और 8वां जो पॉइंट है टारगेट छूट जाने का, वो है, और यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि हमें आखिरी क्षण तक, यानी 31 अक्टूबर तक अगर आपने टारगेट ले लिया है कि मुझे जैसलमेर जाना है, या मुझे उदयपुर जाना है, या फिर जो भी आपका गोवा का टारगेट है, या जो भी आपका गुड डॉट का लक्की ड्रॉ का टारगेट है, जो भी आपका न्यूट्री चार्ज का, जो भी आपका टारगेट है, अगर आपका लक्ष्य क्लियर है और आप उस लक्ष्य को पाने के लिए आखिरी क्षण तक भी काम करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने तो यहाँ तक सुना है, आपने भी सुना होगा, कहते हैं लोगों को तो भगवान मिल जाते हैं अगर शिद्दत से ढूंढा जाए तो। आपको क्या आपके टारगेट पूरे नहीं होंगे, लेकिन वो हम लास्ट पॉइंट तक हिम्मत छोड़ देते हैं। मैंने देखा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक साथी हैं, उनका बिजनेस क्लोज हुआ 1,14,764 बीवी पे, यानी वो 250 बीवी और कर लेता तो 1,15 का स्लैब लग जाता, 3,000 का चेक फालतू आ जाता उस भाई का, लेकिन लास्ट मिनट पे सो गया। अरे अब कहाँ टारगेट होगा, वो पता चला नीचे से किसी ने 4-5 हजार या 10,000 के बिल काट दिए, किसी ने 70,000 का स्लैब लगाना होगा, या किसी ने 20,000 का स्लैब लगाना होगा, या किसी ने 40,000 का स्लैब लगाना होगा, तो नीचे से बिल कट गए। अब नीचे से बिल कट गए, वो भाई साहब का बिजनेस, नीचे वालों को तो अपना अपना हो गया, जिसका 70 होना था 70 हो गया, जिसका 40 होना था 40 हो गया, जिसका 20 होना था 20 हो गया। वो 1,15 वाला तो सोचा उसने कि छोड़ यार, अब ये कहाँ 10,000 होगा, नीचे वालों ने पूरा कर दिया। अब 1,14,600-800 पे वो रुक गया बिजनेस। अब जब बिजनेस क्लोज हुआ, वो माथा पकड़ रहा है, अरे यार मैं 250-300 बीवी और कर लेता तो मेरा 3,000 का चेक फालतू आता, तो कम से कम मेरी कुछ तो खर्चे, बच्चे की स्कूल की फीस बाहर चली जाती। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आखिरी मिनट तक कोशिश करनी है। तो ये 7 जो कारण मुझे लगे, यही 7 कारण जो हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 7 कारण हमारे हो जाएं, 7 कारणों पे हम फोकस करें तो जरूर हमारे टारगेट पूरे हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखा पा रहा हूं, अगर आपको मेरी स्क्रीन में पीछे नजर आ रहा होगा, तो इस तरीके की कैमल सफारी की तैयारी मैंने की है आपके लिए। आपके लिए ऊंट इंतजार कर रहे हैं कि आप इस ऊंट के ऊपर चढ़ के और रेगिस्तान में जो आप घूमो, और उसके बाद में फिर ये ऊंट वाला जो है रोड से लेकर के बहुत अंदर तक हमें लेकर के जाए। उसके बाद ये ऊंट को जब बिठा देगा तो थोड़ा ध्यान से उतरना है। उसके बाद फिर आपको, ये जो रेत है ना, ये कपड़े में चिपकती नहीं है, बालू रेत होती है, ये बिल्कुल सूखी होती है। तो इसमें खूब आप ऊपर से ना घूमते 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 अपने आप को फ्री छोड़ दो, बिल्कुल ऊपर टीले से जब नीचे आप फिसलते फिसलते आओगे, तो जैसे ऐसे झाड़ोगे तो आपके कपड़ों से मिट्टी झड़ जाएगी, आपके कपड़ों में कहीं मिट्टी नहीं लगेगी, और खूब आप अपनी धरती माता की मिट्टी में खूब चूम के उसको एंजॉय कर सकते हो, माथे पे लगा सकते हो, और सब कुछ कर सकते हो, जो आपका दिल करे वो कर सकते हो। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। एक बहुत महान व्यक्ति से किसी ने एक बात पूछी कि आप इतने महान सक्सेसफुल हो गए, आपके पास में इतने आइलैंड्स हो गए, आप इतने बड़े महान व्यक्ति बन गए, आपने क्या ऐसा कामयाबी का राज बताओ। तो उन्होंने बोला कि मैंने काम किया है, और इसके अलावा कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो आपके लिए भी कोई, हर एक्शन, हर समस्या का एक ही समाधान है, एक्शन एक्शन एक्शन। ठीक है, लेकिन एक्शन के साथ में थोड़ा लर्निंग जरूरी है, और वो लर्निंग के लिए कामयाबी की डोज चैट विद सुरेंद्र वत्स का एक एपिसोड हर रोज देखें। और देखने से बात नहीं बनेगी, लिखना शुरू करें, इतना मजा आने लगेगा आपको। और ये फिर डुप्लीकेट, और नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस की सबसे बड़ी जो खूबी है, नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि डुप्लीकेट हो जाता है। जैसे आपने जो काम किया वो आपकी टीम को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी टीम अपने आप डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगी, आपकी टीम वो करना शुरू कर देगी। आप ज्वाइनिंग निकालोगे, आपकी टीम पे प्लान दिखाना शुरू कर देगी।
आप जब लगातार प्लान दिखाना शुरू करोगे तो आपकी टीम भी प्लान दिखाएगी, प्लान दिखाएंगी, आपकी भी ज्वाइनिंग आ रही होंगी, उनकी भी ज्वाइनिंग आने लग जाएंगी। आप डायमंड क्लब 5,000 बीवी करने लगोगे, वो भी करने लग जाएंगे। आप अपने घर में सुंदर से डिस्प्ले वॉल खोलोगे, वो भी करने लग जाएंगे। आप चैट विद सुरेंद्र बस के एपिसोड देखने लगोगे, वो भी देखने लग जाएंगे। आप लिखना शुरू करोगे, वो भी लिखना शुरू कर देंगे। आप अपने घर में व्हाइट बोर्ड लगा के प्लान, बोर्ड पे खड़े होकर प्लान दिखाना शुरू कर दोगे, आपकी टीम भी दिखाना शुरू कर देगी। तो ये जब छोटे छोटे काम आप लगातार 4 महीने करोगे तो आपकी 15 ज्वाइनिंग भी आ जाएंगी, आपकी डिस्प्ले वॉल पे 20,000 की सेल भी होनी शुरू हो जाएगी, आपका 5,000 भी हो जाएगा, आपके नोट्स भी 100 बन जाएंगे, आपकी ट्रॉफी भी आ जाएगी, और आप मेरे साथ गुड़गांव रेलवे स्टेशन पे ट्रेन की इंतजार कर रहे होंगे, और हम सब मिलकर गुड़गांव रेलवे स्टेशन पे पराठे खा रहे होंगे, प्रोटीन भुजिया के साथ या फिर वेज बाइट्स के साथ। और फिर ट्रेन आएगी, उस ट्रेन में हम लोग बैठेंगे और सब अपने अपने बर्थ पे जाकर के गप्पे मारते मारते पता नहीं कब सो जाएंगे। सुबह उठेंगे तो जोधपुर होंगे, और जोधपुर में कड़ी बढ़िया कचौड़ी वचौड़ी का कोई नाश्ता मिलेगा, राजस्थानी कचौड़ी का। वो करते करते चाय वाय पीते पीते पता नहीं चलेगा कब 11 बजे जैसलमेर आ जाएगा। और जब 11 बजे जैसलमेर आएगा तो हमारी गाड़ियां वैसे ही बाहर इंतजार कर रही होंगी। हमारे तीनों भाई है वहां पर जो हमारा पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं। तीनों भाई वहां पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो जैसलमेर की मेरी पूरी अरेंजमेंट, होटल बुकिंग, कैंपिंग, सब बुकिंग वही करते हैं। तो दीनू भाई जी फूल मालाएं लेके खड़े होंगे, और हम सब उसकी गाड़ियों में बैठ करके होटल जाएंगे। होटल में नहा धो के तैयार होकर के गाड़ियों में बैठकर फिर अपना जैन मंदिर होते हुए, उसके बाद में फिर जीप सफारी, कैमल सफारी, फिर शाम होते होते सनसेट, फिर कैंपिंग, फिर ऐसे बहुत सारी चीजों में घूमते फिरते, और फिर शाम को बैठकर कैंप फायर, बीच में आग जल रही होगी, ठंडी ठंडी चारों तरफ से हवाएं चल रही होंगी, क्योंकि हम होंगे रेगिस्तान में। मतलब ये पीछे जो रेगिस्तान आपको नजर आ रहा है, इसमें टेंट लगे होंगे, और टेंट लगने के बाद में मैं आपको शायद अगर दिखा पाता हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कुछ इस, जहाँ पर वो हमें स्नैक्स भी प्रोवाइड करते हैं, हमारे लिए रजाई गद्दे सब लगवा देते हैं, क्योंकि ठंड ज्यादा हो जाती है रात को, और क्योंकि रेत है, रेत जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो रात के 9-10 बजते बजते तो फिर अच्छा ठंडा मौसम हो जाता है। फिर फरवरी में तो ठंडा होता ही है, जनवरी फरवरी मार्च तक चलता है वो। तो उसके बाद में फिर ये इस तरीके का आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा है आपको? जी गुरु जी दिख रहा है, बहुत सुंदर है। तो ये इस तरीके से सब लोग बैठे होते हैं। तो ये फोक डांसेस वगैरह सब चलते रहते हैं, राजस्थानी सिंगर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, और गाना बजाना खूब, फिर म्यूजिक होता है, काफी डांस वांस, बहुत कुछ चीजें होती हैं। तो ऐसे करके हम लोग बैठ करके फिर हमारा खाने का अरेंजमेंट भी रहता है। फिर अगले दिन सुबह मॉर्निंग वॉक रहती है रेगिस्तान में, फिर बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं। फिर जैसलमेर किला रहता है, जैसलमेर के आसपास और बहुत सारी जगह हैं। आप कई जगह पे जब जैसलमेर में जाएंगे तो आपको जगह जानी पहचानी लगेंगी। तो आप ये मत सोचना कि पिछले जन्म में आप जैसलमेर आए थे, ये मत सोचना, क्योंकि जैसलमेर में बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो बहुत शूटिंग लोकेशंस हैं जहाँ पर आपने फिल्मों में देखी होंगी। तो आपको, मैं कई बार शुरू में ना मैं जाता था वहां पे जैसलमेर, तो मैं बोलता था यार यहाँ तो मैं आया हुआ हूँ, ये जगह तो देखी हुई है, ये जगह तो देखी हुई है। तो मेरा जो गाइड था दीनू भाई, वो बोलता है, मैं बोलता था यार मैं कहीं पिछले जन्म में यहीं तो पैदा नहीं हुआ था जैसलमेर में। उसने बोला कि सर आप यहाँ तो पैदा हुए कि नहीं हुए थे, लेकिन आपने ये जगह ये फलानी फिल्म में देखी है, ये जगह बॉर्डर में देखी है, ये जगह गुलामी में देखी है, ये जगह गुलामी फिल्म में गई थी मिथुन चक्रवर्ती, और काफी मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में वहां पर काफी शूट्स हुए हैं। तो वो आपको ऐसा सोचना नहीं है कि पिछले जन्म में आप यहाँ रहते थे, वो आपने फिल्मों में जगह देखी है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक फुल पैक प्रोग्राम है, जो अकेले करने जाओगे तो बहुत सारा खर्चा आपका हो जाएगा, और अकेले जाओगे तो बोर भी हो जाओगे, लेकिन अपनी टीम के लोगों के साथ जाओगे तो आपको थोड़ा सा मजा भी आएगा। लेकिन ये टारगेट जितना दिखने में आसान लग रहा है उतना मुश्किल भी है, और जितना देखने में मुश्किल लग रहा है उससे ज्यादा आसान भी है। लेकिन पूरा उसी का होगा जो थोड़ा थोड़ा प्रयास रोज करेगा, थोड़ा थोड़ा प्रयास रोज करेगा। अगर 5,000 बीवी को आप भाग कर दो 30 से, तो 200 बीवी से भी कम आता है। 200 बीवी का सामान खा जाओ या बेच दो तो 5,000 बीवी हो जाएगा। अपनी टीम की थोड़ी सेवा कर दो तो डिस्प्ले वॉल पे 20,000 हो जाएगा। एक प्लान रोज दिखा दो तो 15 ज्वाइनिंग मैं गारंटी देता हूँ आपकी हो जाएंगी। और चैट विद सुरेंद्र बस सुबह 5 बजे उठो, फुर्सत से अपना पानी भी पीते रहो ऐसे धीरे धीरे, और अपना चैट विद सुरेंद्र बस का एपिसोड नंबर 1 नोट्स बनाना शुरू कर दो।
आपको पता भी नहीं चलेगा कब 100 दिन बीत जाएंगे, 100 एपिसोड आपके तैयार हो जाएंगे। आपकी नोटबुक जैसे मेरी भरी हुई है और बहनों की भरी हुई है, आपकी भी नोटबुक भर जाएगी। तो ये छोटे छोटे काम करने हैं आपको, तो ये करना है। तो एक बात तो ये जरूर मैंने कहनी थी आपको, आइडिया को दे दिया, बाकी टाइम टू टाइम जब जब मिलते रहेंगे हम बात करते रहेंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा लास्ट में, कि आप कुछ भी टारगेट लो, आप जैसलमेर करो मत करो वो आपको देखना है। मेरी तरफ से फुल तैयारी है, आप ये सारे टारगेट कर लोगे तो आप मेरे साथ जा रहे हो, नहीं तो मैं तो फरवरी में जा रहा हूं। एक टारगेट जो है ना, वो टारगेट कभी मत छोड़ना, वो है बिगिनर पिन अचीवर। अगर आप बिगिनर पिन अचीवर नहीं बने तो आज ही अपने ग्रेट अपलाइन से बात करो कि सर ये बिगिनर पिन अचीवमेंट क्या होती है, क्योंकि जब तक आप आरसीएम बिजनेस में बिगिनर पिन अचीवर नहीं बनोगे तब तक रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, डायमंड कभी नहीं बन सकते। तो सबसे पहला काम बिगिनर पिन अचीवर आपको बनना है। और अगर आप बिगिनर पिन अचीव कर चुके हैं तो अगला काम क्या है, आप अपनी टीम में 2 लोगों को बिगिनर पिन अचीवर बनाएं, उनके साथ मेहनत करें, ढूंढें। तो बिगिनर पिन अचीवर पे जरूर आपको, अचीवमेंट पे आपको काम करना चाहिए। और करने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आज इतनी ही बात करूंगा क्योंकि ज्यादा। और लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आरसीएम बिजनेस बहुत आसान है अगर सीख कर लगातार किया तो, और आरसीएम बिजनेस बहुत ज्यादा मुश्किल है अगर बिना सीखे कभी कभार किया तो। और मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा और आज के लिए मैं इतनी बात कहूंगा। जय हिंद। और आगे की बात सुनील वर्मा जी बात रखें अपनी, और भी कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो जरूर करें। और थैंक यू सो मच। जहां जरूरत पड़ेगी मैं दोबारा आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।